एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल IQ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। सीटेट एग्ज़ाम जो पेपर फर्स्ट जनवरी में होने वाला है, तो पेपर फर्स्ट के अंदर जो मैथमेटिक्स आएगी उसके ऑल टॉपिक को हम कवर करेंगे डे बाय डे। आज जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम के सभी टॉपिक को इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड MCQ लेके आए। जो स्टूडेंट्स भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझना, एकदम से ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आपको ये सारी बात, इससे रिलेटेड जितने भी MCQ हैं वो सेल्फ आप कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, जिस पद्धति में संख्या और उसके जोड़ बाकी गुणा भाग का अध्ययन किया जाता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। ऐसा कोई सिस्टम जिसके अंदर संख्याओं के बारे में और उसके जोड़ बाकी गुणा भाग के बारे में स्टडी करते हैं। ऐसा कोई सिस्टम जिसमें नंबर के बारे में और सब्ट्रैक्शन के बारे में, मल्टीप्लाई के बारे में, डिवाइड के बारे में और एडिंग के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसे कहा जाता है नंबर सिस्टम। उसके बाद में है डिजिट। डिजिट किसे कहते हैं? 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर होते हैं उनको कहा जाता है डिजिट। और इन्हीं डिजिट को मिलाकर नंबर बनाए जाते हैं। अगर हमने ज़ीरो है उसके आगे हमने 1 लगा दिया तो ये 10 बन गया। अब ये डिजिट नहीं है, अब ये नंबर है। अगर आप इसे डिजिट में भी बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे बोलोगे, ये 2 डिजिट का नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 डिजिट आ रहे हैं। अगर आपने लिखा 293 तो ये 3 डिजिट का नंबर है। अगर आपने लिखा 32 तो ये 2 डिजिट का नंबर है। तो इसी तरीके से डिजिट मिलकर क्या बनाते हैं? नंबर बनाते हैं। उसके बाद में जो नंबर होते हैं, संख्याएं होती है, वो कितने प्रकार की होती है? जो फर्स्ट इसका प्रकार होता है, टाइप होता है, वो है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, और इसको n से दर्शाया जाता है। पूर्ण संख्या, होल नंबर, या फिर से बोल सकते हो परफेक्ट नंबर भी बोल सकते हो, W से दर्शाया जाता है। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, इसे I से या फिर Z से दर्शाया जाता है, डिनोट किया जाता है। इवन नंबर, सम संख्या, ओड नंबर, विषम संख्या, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, इररैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। आगे चलिए। नॉन रियल नंबर, काल्पनिक संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, पेयर प्राइम नंबर, युग्म अभाज्य संख्या, डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन और इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन। और फिर नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ये क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, हम कभी भी जब कहीं पे भी जाते हैं, कुछ सामान लेने जाते हैं, तो हम चीज़ें जब काउंट करते हैं तो हमेशा 1 से काउंट करते हैं। कोई भी चीज़ जो होती है वो 0 से स्टार्ट नहीं होती है। तो जितने भी एकदम से क्लास में खड़ा कर दिया जाता है और बोला जाता है कि तुम काउंटिंग स्टार्ट करो, तुम गिनती सुनाओ, तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से हम सुनाने लग जाते हैं। हम उसमें 0 को काउंट नहीं करते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो, जिस नंबर से काउंटिंग स्टार्ट होती है और अनंत पर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उनको कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। या फिर आप बोल सकते हो, जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं उनको कहा जाता है नेचुरल नंबर। तो ये संख्याएं 1 2 3 4, हम अधिकतर जो हमारी गिनतियां होती है, हम 400 500 1000 लाख करोड़ यहाँ तक हम काउंट कर लेते हैं। उसके बाद में हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इतने में ही हमारा काम हो जाता है। तो गिनती जो होती है वो इनफाइनाइट तक होती है, मतलब अनंत तक होती है। 1 से अनंत के बीच में जितनी भी संख्या आती है उनको कहा जाता है नेचुरल नंबर। 1 से लेकर अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं आती है, जिसमें अनंत भी आ जाता है और 1 भी आ जाता है, उन सभी संख्याओं को कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। पर होल बोल सकते हो या परफेक्ट बोल सकते हो। परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्याएं, अगर हमारी
जो प्राकृत संख्याएं हैं ये हमारी प्राकृत संख्याएं हैं, और इन प्राकृत संख्याओं में हम इसके अंदर जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो अब ये संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है, अब ये संख्याएं हो जाएगी परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में जीरो से स्टार्ट होके अनंत तक क्या जाती है, गिनती जाती है। यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो भी आप इंक्लूड कर देते हो तो वही प्राकृतिक संख्या क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। तो देखिए जीरो इज आल्सो इंक्लूड इन नेचुरल नंबर, अगर आपने नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर दिया तो अब ये कौन से नंबर बन गया, ये एक परफेक्ट नंबर बन गया। अब देखो कुछ नोट लिखा है और नोट में क्या बात लिखी है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है उनको हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि देखो पूर्ण संख्या में जीरो, एक, दो, तीन और अनंत वाले नंबर आते हैं। तो देखिए ये जो पूर्ण संख्या है, ये जो पूर्ण संख्या है इसमें यहाँ से यहाँ तक देखो ये प्राकृत संख्या भी आ रही है, इसलिए इस पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या भी आती है। लेकिन क्या आप मुझे बताओ ये प्राकृत संख्या है 1, 2, 3 और फिर अनंत, क्या इस प्राकृत संख्या के अंदर क्या जीरो आ रहा है? क्योंकि जीरो आएगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे, वरना ये कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में और पूर्ण संख्या में क्या अंतर होता है, प्राकृत संख्या 1 से अनंत के बीच में होती है और पूर्ण संख्या 0 से अनंत के बीच में होती है। दोनों संख्याओं को अगर अलग अलग हम करें तो सिर्फ जीरो ही होता है जो इसको क्या करता है, अलग करता है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर परफेक्ट नंबर्स बट ऑल परफेक्ट नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। अगर हमने पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर दी तो अब ये संख्याएं क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। देखिए स्टार्टिंग में जो हमने प्राकृतिक संख्या ली थी, जब 1 से अनंत के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उनको बोला जाता है प्राकृत संख्या, और जब उन प्राकृत संख्याओं में हमने जीरो भी इंक्लूड कर दिया, ये देखो ये कौन सी है, प्राकृत, फिर जीरो भी इंक्लूड कर दिया तो ये कौन सी हो गई, पूर्ण, और फिर जब इसके अंदर हमने ऋणात्मक संख्याएं भी इंक्लूड कर दी तो अब ये क्या बन गई, अब ये बन गई पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। यहाँ आप अपना स्केल ले लीजिए कोई भी, या आपने रफ कोई कॉपी बना लीजिए। यहाँ बीच में होता है जीरो, जीरो से जीरो के राइट में जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, और जीरो के लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इन सभी नंबरों को बोला जाता है इंटीजर नंबर, क्योंकि इंटीजर नंबर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और जीरो भी आता है। देखिए यहाँ पे इंटीजर नंबर में नेगेटिव इंटीजर नंबर ये -1, -2, -3, -4, और पॉजिटिव इंटीजर नंबर 1, 2, 3, 4 ये पॉजिटिव, और साथ में बीच में क्या आता है, जीरो। तो ऐसे नंबर जिसमें नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो और जीरो भी हो, उसको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है पूर्णांक संख्या, उनको क्या कहा जाता है, पूर्णांक संख्या। नेक्स्ट देखिए नोट क्या लिखा हुआ है, जीरो जो होता है सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं से छोटा होता है लेकिन सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं से बड़ा होता है। अभी जो हमने डायग्राम बनाया था उसी से समझ में आ रहा होगा, जब हम जीरो के राइट में जाते हैं तो 1, 2, 3, 4, और जीरो के लेफ्ट में जाते हैं तो -1, -2, -3, ऐसे। तो जीरो, ये जो जीरो है ये इन सभी से क्या है, छोटा है, लेकिन जीरो जो है ऋणात्मक जो ये हमारे पास संख्या है इनसे क्या है, बड़ा है। तो जीरो जो होता है वो धनात्मक पूर्णांक से तो छोटा होता है, ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ हमारा टॉपिक है इवन नंबर, सम संख्या। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उन्हें सम संख्या कहते हैं। नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 की आप पूरी टेबल ले सकते हो, उस पूरी टेबल में 2 का डिवाइड जाता है। तो ऐसे नंबर हमारे पास हो जिसमें 2 का भाग देने पर पूरी तरह से वो कट जाता है तो उन नंबर को हम बोलते हैं सम संख्या। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा
246। तो आप इसमें 2 का डिवाइड करोगे, 2 का डिवाइड जब आप करोगे, 2 का जब डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। मतलब 2 से ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो गया, पूरी तरह से कट गया, इसलिए ये जो नंबर है वो क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। ऐसे ही आप कोई एक और नंबर ले सकते हो, जैसे मैंने लिया 648। तो आप इसमें 2 का डिवाइड करोगे, 2 का जब डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। मतलब इस नंबर में भी 2 का पूरा पूरा भाग चला गया, मतलब ये संख्या भी क्या है, सम संख्या। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसमें 2 का भाग देने पर पूरी तरह से वो कट जाता है, तो उसको कहा जाता है सम संख्या। जैसे ये देखो 2 का पहाड़ा है, 2 का पहाड़ा आप जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो हमने मान लो कि बहुत सारे हमने नंबर ले लिए और हमने उन सब में 2 का भाग देना स्टार्ट किया। जिन जिन नंबर में 2 का भाग चला गया उन नंबर को हमने एक साइड कर लिया और उनको कह दिया कि ये सारी संख्याएं सम संख्या है। और जो रिमाइंडर हमारी बच गई, जो संख्याएं हमारी बच गई, बाकी जो संख्याएं होगी वो क्या हो जाएगी, विषम संख्या। मतलब ये कि 2 का भाग अगर उनमें नहीं जाता है तो वो संख्याएं होती है विषम संख्या। यहाँ पे जैसे हम काउंट करते हैं 1 से लेके 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या 1 में 2 का भाग जाता है? नहीं। क्या 2 में 2 का भाग जाता है? हाँ। क्या 3 में 2 का भाग जाता है? नहीं। क्या 4 में 2 का भाग जाता है? हाँ। 5 में 2 का भाग नहीं जाता। 6 में 2 का भाग जाता है। 7 में 2 का भाग नहीं जाता। 8 में 2 का भाग जाता है। 9 में 2 का भाग नहीं जाता है और 10 में जाता है। तो ये जो जिनमें 2 का भाग जा रहा है वो संख्याएं हो गई हमारी सम संख्याएं। मतलब 2 4 6 8 और ये 10, ये संख्याएं हो गई सम संख्या। और जिनमें 2 का भाग नहीं गया वो संख्याएं हो गई विषम संख्या। मतलब 1 3 5 7 और 9, ये संख्याएं हो गई विषम संख्याएं। तो 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो विषम संख्या कौन कौन सी हो गई जिसमें 2 का भाग नहीं जाता? 1 3 5 7 9, ये हमारी विषम संख्या है और नंबर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ऐसी कोई भी संख्या जिसको अगर हम डिवाइड फॉर्म में लिख सकें, डिवाइड फॉर्म यानी P/Q की फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो उसे कहा जाता है परिमेय संख्या। जैसे मान लो कि मैंने आपको जैसे 5 लिखा, अब 5 को हमें P/Q के रूप में लिखना है, तो हम नीचे डिवाइड में ऐसा कौन सा नंबर ले कि इस नंबर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा 1। क्योंकि 1 का किसी में भी अगर भाग देते हैं तो वो नंबर वैसा का वैसा रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो अब ये नंबर क्या बन गया, अब ये नंबर बन गया रेशनल नंबर। मान लो कि मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 25, तो 25 में अगर आप 1 का भाग दोगे तो इस 25 में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब लेकिन हमने इसको कैसे लिख दिया, P/Q के फॉर्म में लिख दिया, तो अब ये नंबर क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो ऐसे जितने भी नंबर होते हैं, मतलब आप ये बोल सकते हो इंटीजर वाले, पूर्णांक वाले जितने भी नंबर हैं जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, वो सभी नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। वो सभी नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर। पहली बात तो आपकी ये होगी। और कौन कौन से होते हैं रेशनल नंबर, देखो मान लो कि हमारे पास कोई रूट वाला नंबर है, मान लो कि हमारे पास कोई रूट वाला नंबर है, मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो रूट वाले नंबर में अगर किसी रूट का कंप्लीट आंसर आ रहा है, मतलब वो पूर्ण वर्ग हो, जब हम रूट 1 करते हैं तो 1 आता है, लेकिन क्या रूट 2 करने पर हमें कोई कंप्लीट आंसर मिलता है? नहीं, हमें जो भी मिलता है डेसिमल में मिलता है, मतलब पॉइंट में मिलता है।
√3 की भी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो पॉइंट में निकलता है, लेकिन जब √4 का मान निकालते हैं तो फिक्स आंसर आता है, और वो क्या आता है 2। तो कुछ ऐसे रूट होते हैं जिनका फिक्स आंसर आता है, जैसे √1 का 1, √4 का 2, √9 का 3, √16 का 4, √25 का 5। तो ऐसे वर्ग जिनका आंसर क्या आता है, एक कंप्लीट नंबर आता है, तो उसे कहा जाता है रेशनल नंबर। मतलब इस तरह के जो भी रूट में नंबर होते हैं जिनका कंप्लीट नंबर आता है उसको कहा जाता है रेशनल नंबर। इन सभी नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग, कि ये पूर्ण वर्ग है, इसको बोला जाता है पूर्ण वर्ग। तो जितने भी पूर्ण वर्ग होते हैं ये सभी पूर्ण वर्ग है, ये सभी पूर्ण वर्ग है। इन सभी पूर्ण वर्ग जो है ये किसमें आते हैं, ये आते हैं रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर में, परिमेय संख्या में। देखिए यहाँ पे √4, √9, √16, √25, ये सभी के सभी कैसे हैं, पूर्ण वर्ग हैं। नेक्स्ट, और कौन सी संख्याएं होती है जो रेशनल में आती है, ऐसी संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार शांत हो। तो आपको दशमलव प्रसार शांत अशांत ये क्या होते हैं ये आपको पता नहीं है, इसके बारे में थोड़ा वीडियो के लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको नॉर्मली समझा देती हूँ कि दशमलव प्रसार शांत क्या होता है। देखिए, मान लो कि आपने किसी में भी किसी नंबर में भाग दिया, और भाग देने के बाद आपके पास आ गया 0.25, और इसके बाद में कोई नंबर नहीं आया, तो इसको बोला जाता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये इस पॉइंट को बोलते हैं डेसिमल, दशमलव, दशमलव बोला जाता है इस पॉइंट को। और इस पॉइंट के बाद मान लो कि 1 अंक आया, 2 अंक आया, और आने के बाद खत्म हो गया, वहां तक आंसर क्या हो गया, फिनिश हो गया, उसके बाद में कोई नंबर नहीं आ रहा, तो मतलब आगे कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, उसको बोला जाता है दशमलव प्रसार शांत है, मतलब शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है इसे। तो जो शांत दशमलव प्रसार होते हैं उनको भी क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। मान लो कि पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत इनफाइनाइट रिपीट हो रहा है, तो उसको भी, वो भी किसमें आते हैं, वो भी परिमेय संख्या में आते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है उन्हें भी क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कौन कौन सी परिमेय संख्या होती है, दोबारा से रिपीट करते हैं, परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। पहला, जो भी रूट में नंबर होता है वो एक पूर्ण संख्या होता है, और ये रूट जो हमारे पास कैसा होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, जिसका आंसर क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग। जैसे √4, √9, √16, √25, ये सभी क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। दूसरी बात इसने ये बोली कि दशमलव के बाद, मतलब डेसिमल के बाद आंसर 1-2 अंकों 1-2 डिजिट तक चले, और उसके बाद क्या हो जाए, आंसर वहीं पे स्टॉप हो जाए। जैसे इसके बाद कोई आंसर नहीं आ रहा, 0.25, या फिर मान लो 25.6, उसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है, कोई डिजिट नहीं आ रहा है, तो दशमलव के बाद या फिर डेसिमल के बाद मान लो कि 2-3 अंक आ रहे हैं, डिजिट आ रहे हैं, उसके बाद में आपका आंसर स्टॉप हो जाता है, तो वो ऐसे जो नंबर होते हैं उनको भी क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। मान लो कि दशमलव के बाद नंबर बार 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 रिपीट हो रहा है, तो उसको भी क्या कहते हैं, उसको भी रेशनल नंबर कहा जाता है, उसको भी क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इररेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। सच ए नंबर कैन नॉट बी रिटन एज P/Q फॉर्म। तो इसका जो हमने रेशनल नंबर में पढ़ा था उसी का अपोजिट किसमें हो जाएगा, इररेशनल में हो जाएगा। फर्स्ट हमने पढ़ा था पूर्ण वर्ग होते हैं उनको कहते हैं रेशनल नंबर, तो इररेशनल का क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग नहीं बनाते हैं। जैसे √3 पूर्ण वर्ग नहीं है, √5 पूर्ण वर्ग नहीं है, √7 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये सभी क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। और अगर दशमलव के बाद या पॉइंट के बाद नंबर अनंत तक आता जा रहा है और हमें पता ही नहीं कि आंसर कहाँ स्टॉप होगा, तो उसको भी क्या कहा जाता है, इररेशनल नंबर। और तीसरी बात ये कि अगर कोई भी नंबर अनंत तक जा रहा है
और अनंत तक नहीं भी जा रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट मतलब 0.25 आ गया, फिर 23 आ गया, 1 2 फिर 4 आ गया, मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो भी किस में आते हैं, अपरिमेय संख्या में आते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा वर्ग जो पूर्ण वर्ग ना हो, ठीक है, ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, जो पॉइंट या डेसिमल के बाद 1-2 डिजिट आने के बाद आंसर वहीं स्टॉप हो जाता है, उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। और पॉइंट के बाद मान लो डिजिट इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो उसको बोला जाता है अशांत दशमलव प्रसार। और अगर नंबर की पुनरावृत्ति ना ही दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति इसमें होती है, तो जो इरेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है, ये परिमेय संख्या की क्या होती है, अपोजिट होती है। नेक्स्ट देखिए रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं। जितने भी परिमेय संख्या होती है और जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है, जब इनको आपस में मिला दिया जाता है तब उन्हें क्या कहा जाता है, तब उन्हें कहा जाता है वास्तविक संख्याएं। तो सभी रैशनल नंबर और सभी इरेशनल नंबर दोनों को एक साथ ही क्या कहा जाता है, रियल नंबर। नेक्स्ट देखिए नॉन रियल नंबर क्या होता है, या फिर आप इसको काल्पनिक संख्या बोल सकते हो। स्क्वायर इन विच द वैल्यू ऑफ n इज अ नेगेटिव नंबर। मान लो कि ये देखिए ये रूट में कोई नंबर है, लेकिन अगर ये रूट में कोई नंबर है तब तो हम इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या या रियल नंबर। अपरिमेय संख्या बोलेंगे या वास्तविक संख्या बोलेंगे। लेकिन अगर ये माइनस में है तब ये क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगा काल्पनिक संख्या, नॉन रियल नंबर। नॉन रियल नंबर अगर रूट में 4 है तो ये परिमेय संख्या, लेकिन अगर माइनस में 4 है तब ये क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगा काल्पनिक संख्या, नॉन रियल नंबर। तो अगर परिमेय संख्या क्या होता है, रूट के अंदर जो भी n होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। परिमेय में भी यही होता है, अपरिमेय में भी यही होता है। लेकिन अगर बात होती है काल्पनिक संख्या की, तो रूट के अंदर जो भी नंबर होता है वो किसमें होता है, वो आपका माइनस में होता है, नेगेटिव होता है। नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। ऐसी संख्या जिसमें वास्तविक संख्या भी आती है और काल्पनिक संख्या भी आती है, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर बोथ आर कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ देखिए 5 प्लस रूट माइनस 6, तो जो ये माइनस में हमारा रूट 6 है ये तो हो गया काल्पनिक नंबर, और इसके साथ में जो 5 है वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर। ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा 10 प्लस रूट माइनस 5, तो ये आपका काल्पनिक नंबर, ये आपका रियल नंबर। 5 प्लस लिखा रूट माइनस 5, तो ये आपका रियल नंबर और ये आपका इमेजिनरी नंबर। तो जब आपके रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों एक साथ लिखे जाते हैं तब उन्हें क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। जब वास्तविक संख्या को और काल्पनिक संख्या को एक साथ लिखा जाता है तो उसको सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। आपने मान लो कोई भी संख्या ले ली और उस संख्या में एक का भाग दिया, चला गया, और उस संख्या में जब उसी संख्या का भाग दिया तो चला गया, लेकिन किसी तीसरी संख्या का जब भाग दे रहे हैं तो नहीं जा रहा। मतलब ये कि ऐसी कोई संख्या जिसमें केवल एक का भाग जाए और उसका खुद का ही भाग जाए, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एक हमने लिया, ठीक है, तो एक हमने लिया तो एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, क्यों, क्योंकि एक को तो हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं अभाज्य संख्या में, कि एक का तो समय भाग दे रहे हैं, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 में अगर हमने एक का भाग दिया तो भी चला जाएगा और इसका खुद का भाग भी चला जाएगा, तो 2 क्या है, एक प्राइम नंबर। फिर हम 3 लेते हैं, 3 में एक का भी जाता है और उसके खुद का भी जाता है, और किसी नंबर को हमें लेना नहीं है। दूसरा मान लो हमने 4 लिया, तो 4 में देखो एक का भी जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। तो अब बताओ क्या ये 4 प्राइम नंबर है, नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ एक का जाना चाहिए और उसका खुद का जाना चाहिए, अदर किसी नंबर का भाग नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, और भी ऐसे कई नंबर है जिनके अंदर एक का भी भाग जाता है और उनके खुद का भाग जाता है, इसके अलावा किसी अदर नंबर का भाग नहीं जाता है।
तो ऐसी संख्या जिसमें 1 का भाग जाए और उसके खुद का ही भाग जाता है उसे कहा जाता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। नेक्स्ट देखिए कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्या जिसमें 1 का भी जाता है, खुद का भी जाता है और एक अन्य संख्या का भी जाता है। मतलब जितनी भी संख्याएं होती है अगर हम उसमें से अभाज्य संख्या को अलग कर दें तो बची हुई संख्याएं सारी क्या होगी, कंपोजिट नंबर होंगे। हम इस 3, 5 और ये 2, मान लो कि ये हमने इधर एक साइड ये लिखा, एक साइड हमने लिखा 4, 6। तो देखिए 2 के अंदर किस किस का भाग जाता है, 1 का और ओनली 2 का। 3 में किसका भाग जाता है, 1 का और 3 का। 5 में किसका जाता है, 1 का और 5 का। अब देखिए इधर 4 में किसका जाता है, 1 का, 2 का और 4 का। 6 में किसका जाता है, 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। तो मतलब आपने जो ये नंबर लिए इसके अंदर खुद का भी जाता है, 1 का भी जाता है और एक अदर नंबर का भी जाता है। तो ये तो क्या हो गई, भाज्य संख्या। लेकिन ऐसे नंबर जिसमें खुद का जाता हो और एक का जाता हो उसको कहा जाता है अभाज्य संख्या। नेक्स्ट देखिए को प्राइम नंबर, मान लो कि हमने ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं ली जिसमें एक के अलावा दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब ये हमने 2 भी हमारे पास अभाज्य संख्या है और 3 भी हमारे पास अभाज्य संख्या है। इसके जो 2 फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे, मतलब किस किस का भाग जाता है, 1 का, 2 का। इसमें भी किस किस का भाग जाएगा, 1 का और 3 का। तो इन दोनों, इन चारों फैक्टर में एक के अलावा क्या कोई अदर नंबर है जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है। देखिए एक को तो हमने छोड़ दिया क्योंकि एक के अलावा हम बात कर रहे हैं। क्या 2 और 3 सेम है, नहीं। मतलब ऐसे 2 अभाज्य संख्या लेनी है जिनमें एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब 1 और 1 तो कॉमन है ही, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर कॉमन नहीं आना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3, 3 और 5, 2 और 5, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सहअभाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट देखिए पेयर प्राइम नंबर, युग्म अभाज्य संख्या, ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिनमें दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, 2 होना चाहिए। हमने 3 और 5 लिया और ये दोनों के दोनों क्या है, ये अभाज्य संख्या है। और देखो इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का। मतलब ये कैसी अभाज्य संख्या है, युग्म अभाज्य संख्या है। हमने 11 और 13 लिया, ये दोनों कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। इनका दोनों का अंतर क्या है, 2 है। तो ये भी कैसी है, युग्म अभाज्य संख्या है। मतलब हमने 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म लिया जिनके दोनों का अंतर जो है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। उसको कहा जाता है पेयर प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट देखिए डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, ऐसी संख्या जिसमें हर 10 हो या 10 की घात में हो। मान लो कि आपने कोई भी ऐसा नंबर लिया, मान लो कि 2 लिया, अगर इसके नीचे हर, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को कहा जाता है अंश और नीचे वाले को कहा जाता है हर। अगर कोई भी नंबर है और उसके हर में 10 है या फिर उसके हर में 10 की घात में कुछ है, 10 की घात में कुछ है, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर को हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे देखिए 1/10, 9/10, 7/10 या फिर 1/10 का स्क्वायर, 3/10 की स्क्वायर। मान लो कि हर जो होता है या तो वो 10 होना चाहिए या 10 की घात में होना चाहिए। कि जो दशमलव प्रसार होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। एक होता है फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन और एक होता है इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन। अगर मान लो कि पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट आपके आए और वहीं पर आंसर आपका स्टॉप हो जाए तो उसको कहा जाता है शांत दशमलव प्रसार। और अगर पॉइंट के बाद नंबर आते जा रहे हैं और अनंत तक आते जा रहे हैं, आप उसका सॉल्यूशन करते जा रहे हो और अनंत तक नंबर डिवाइड होता जा रहा है, वो अनंत तक वो क्या होता जा रहा है, डिवाइड होता जा रहा है, तो उसको बोला जाता है अशांत दशमलव प्रसार। यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल, 1.24, 0.25, 2.456 और 6.78। यहाँ आपने देखा होगा कि डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, आपका 2-3 डिजिट आ रहे हैं, उसके बाद आपका आंसर स्टॉप हो रहा है, तो इसको कहा जाता है शांत दशमलव प्रसार।
फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा देखो, अगर कोई नंबर बार बार डेसिमल के बाद बार बार रिपीट हो रहा है तो वो भी किसमें आता है, साथ में ही आता है। नेक्स्ट हमारा जो है इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन, अशांत दशमलव प्रसार। ऐसी संख्या जिनमें दशमलव के बाद एक से अधिक अंक आते हैं और संख्या अनंत तक जाती है। ए नंबर इन विच द डिजिट आफ्टर द डेसिमल मोर देन 1 एंड नंबर इज गो टू इनफाइनाइट। यहाँ आप देख सकते हो किसी के भी पीछे अगर डॉट 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 लगाए तो वो नंबर कैसा है, अशांत दशमलव प्रसार है। डॉट दो कंडीशन में लगता है, या तो कोई नंबर रिपीट हो रहा है बार बार तब डॉट लग सकता है, और जो नंबर रिपीट होता है उसको हम शांति कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 0.2 डॉट 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 लग रहा है, मतलब 2 आ रहा है, तो इसको 0.2 बार लिख सकते हैं। और जैसे हमने बार लगाया ये क्या बन गया, ये शांत दशमलव प्रसार बन गया, मतलब हमने इसको क्या बना दिया, फाइनाइट नंबर बना दिया। लेकिन अगर रिपीट नहीं हो रहा नंबर और चेंजेस नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया और अनंत तक नंबर जा रहा है और हमें पता ही नहीं है कि कब कौन सा नंबर आ जाए, तब हम उसमें बार भी नहीं लगा सकते, उसको फाइनाइट नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है, इनफाइनाइट नंबर कहा जाता है। मतलब ऐसे नंबर को हम कहते हैं इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखिए नोट, सभी पुनरावर्ती संख्या और शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या में जितने भी रिपीटेड नंबर होते हैं वो भी परिमेय संख्या में आते हैं, और जितने भी फाइनाइट नंबर होते हैं वो भी किस में आते हैं, परिमेय संख्या में आते हैं। जितने भी इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो किस में आते हैं, अपरिमेय संख्या में आते हैं। एग्जाम में आपसे बताया क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लो कि आपको 3-4 नंबर दे दिए और आपसे ये पूछेंगे बताइए इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है। तो जो रिपीटेड वैल्यू होती है वो भी परिमेय संख्या होती है। जो फाइनाइट नंबर होता है, मतलब पॉइंट के बाद या फिर डेसिमल के बाद 2-3 डिजिट आए और उसके बाद वो आंसर स्टॉप हो जाए, वो भी परिमेय संख्या होता है। लेकिन मान लो कि वो स्टॉप नहीं हो रहा, अनंत तक नंबर जा रहा है, तो वो किसमें आता है, अपरिमेय में आता है। या फिर नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और अनंत तक जा रहा है, वो भी किसमें आता है, अपरिमेय संख्या में। अब नंबर सिस्टम से रिलेटेड हम कुछ फॉर्मूलाज स्टडी करेंगे। ये जो फॉर्मूलाज हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनमें अधिकतर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिया हुआ होगा, जैसे आपसे पूछ लिया 5 प्राकृत संख्याओं का योग आपको करना है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको रखना है सिर्फ फॉर्मूला n+1/2। तो यहाँ पे n हमारे पास क्या है, ये 5, तो n की जगह आपको 5 रखना है, 5 में एक प्लस करना है, तो कितना आया 6, और 6 में जब आप 2 का भाग दोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 3। मतलब आपके पास जो भी 5 प्राकृत संख्या है उनका योग कितना है, 3 है। ऐसे ही आपको दे देंगे 10 प्राकृत संख्याओं का योग निकालो, तो ये 10 जो है आपको फॉर्मूले में रखना है 10+1/2, मतलब 11/2। ठीक है, तो इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको दे दिया n प्राकृत संख्याओं का योग, मतलब n की जगह कोई भी नंबर आपको दे देंगे और वो n की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा सम ऑफ नेचुरल नंबर। अगर आपसे पूछे कि ओनली फॉर आपको 10 सम संख्याओं का योग निकालना है, सिर्फ प्राकृत संख्या नहीं लिखकर आपको लिखे सम संख्याओं का योग, तो आपको फॉर्मूला लगाना है ये वाला। मान लो कि आपको दे दिया क्वेश्चन 6 सम संख्याओं का योग तो आपको फॉर्मूला लगाना है ये वाला और n की जगह लिख देना है 6। 6 + 1, 6 × 7, आंसर आ जाएगा आपके पास 42। ओके, नेक्स्ट अगर आपको दे दिया n विषम संख्याओं का योग, तो आपको फॉर्मूला लगाना है ये। मान लो आपको दे दिया 6 विषम संख्याओं का योग, 6 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको जो भी नंबर दिया है उसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा 36। आपको इन n की जगह कोई भी वैल्यू दे दे, आपको उसको फॉर्मूले में रखना है और अपना आंसर निकालना है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको कोई पहाड़ा दे दे, कोई टेबल दे दे और आपसे ये पूछे कि इस पूरी टेबल को आपको ऐड करके बताना है कि इसका टोटल कितना आया है, तो इसका फिक्स फॉर्मूला होता है कि जिस नंबर का भी टेबल आपको दे रखा हो, जिस
संख्या का पहाड़ आपको दे रखा है, उसी संख्या को 55 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 55 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देनी है। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 की टेबल दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि इस पहाड़े का योग क्या होगा। आपसे मतलब एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 के पहाड़े का योग, 2 के पहाड़े का योग। तो आपको आंसर निकालना है। पूरे पहाड़े को ऐड तो कर नहीं सकते, इतना आपके पास टाइम होगा नहीं, तो आपको उस 2 को 55 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, देखो यहाँ पे सबका अगर टोटल करेंगे तब भी 110 आएगा, और आपने अगर इस पहाड़े को 55 से, मतलब ये जिस नंबर का भी पहाड़ा है उसको 55 से मल्टीप्लाई किया, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास फिक्स है, किसी का भी पहाड़ा दे दो, आपको क्या करना है, किसी का भी पहाड़ा दे दिया। एन का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, 15, 16, 17, 20, 25, कितना भी बड़ा कोई पहाड़ा क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी कोई टेबल क्या ना हो, आपको सिर्फ उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 55 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट देखिए, अगर 1 से लेकर n तक के पहाड़े, 1 से लेकर n तक के पहाड़े आपको दे रखे हैं, 1 से लेकर n तक की टेबल आपको दे रखी है और उसका आपको योग करना है, सम करना है, तो उसके लिए भी एक फिक्स फॉर्मूला होता है 55 n+1/2। मान लो कि आपको 1 से लेकर 3 तक के जितने भी 3 तक जो पहाड़े हैं उन सबका योग करना है। तो आपके पास ये 3 क्या है, n का मान, इसको फॉर्मूले में रखना है। 50 n की जगह 3, फिर n की जगह 3 + 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ये आपका आंसर आ जाएगा 1 से लेकर 3 तक के पहाड़े का योग। ऐसे ही आपको दे देंगे 1 से लेकर 50 तक के पहाड़ों का योग, 1 से लेकर 100 तक के पहाड़ों का योग। तो जो भी आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ होगा उसको आपको n मानना है और फॉर्मूले में आपको पुट करना है। नेक्स्ट देखिए n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। आपको मान लो कि 5 या 10, 20 कोई भी नंबर हो और उनके वर्गों का योग अगर निकालना है, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और इनफाइनाइट दे रखे हैं n का स्क्वायर, तो उसका फिक्स फॉर्मूला होता है n/6 n+1 और 2n+1। ये होता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब इसको कैसे करोगे, एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपके पास क्वेश्चन आएगा इस तरीके, इस फॉर्म में आएगा। आपको इस तरह का 1, अगर बीच में प्लस 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 लगा हुआ है और सब पे स्क्वायर है, तो जो लास्ट वाला नंबर जो होगा उसको इसमें n की जगह आपको रखना है और आंसर निकालना है। मान लीजिए कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर डैश 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 और लास्ट में है 10 का स्क्वायर, तो यही 10 आपका क्या हो जाएगा, n आपका हो जाएगा। या फिर ऐसे लिखा हुआ आ सकता है, ये जो n दे रखा है इसकी जगह लिखा हुआ आ सकता है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, या फिर 50 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, या लिखा आ सकता है 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो जो भी आपको नंबर दे रखा है उसको n की जगह रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपसे पूछा है n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, बस सेम वही है, नंबर आपका वही होगा, पहले आपने वर्ग किया था मतलब स्क्वायर किया था, अब आपको क्या करना है, घन करना है। घन मतलब अब उसके ऊपर घात आपको 3 लगानी है और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब आपसे वर्गों का योग पूछे तब आपको फॉर्मूला ये लगाना है, जब आपसे घनों का योग पूछे तब आपको फॉर्मूला ये लगाना है। जब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे तब इसको और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, n सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। मान लो कि आपको बहुत सारे नंबर दे रखे हैं और वो सारे नंबर कैसे हैं, वो सारे नंबर आपके सम है। अगर सम है और उसके वर्गों का अगर योग निकालना है तो फॉर्मूला आपके पास ये होगा, और अगर सम है लेकिन घनों का योग निकालना है तब आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। अगर कोई भी संख्या है और हम क्या कर रहे हैं, छोटे नंबर से स्टार्ट करते करते धीरे 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 बड़े नंबर तक लेके जा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है आरोही क्रम। मतलब छोटे से बड़ी संख्या की ओर चलना असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। द नंबर्स आर रिटन इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ देखिए सबसे पहले 23 है, उसके बाद में 34, फिर 55, 64, 70, 87, 90।
मतलब छोटे से बड़े की ओर हम जा रहे हैं। जब भी छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर जाते हैं तो ये कौन सा क्रम होता है? ये आरोही क्रम होता है। और एक चीज और याद रखिए, मान लो कि आपके पास एक 0.2 और एक है 0.25 और आपसे पूछे इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो एक चीज आपको याद रखनी है, अगर डेसिमल के बाद जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो छोटा होता जाता है, और जैसे जैसे वो नंबर डेसिमल तक आते आते कम होता है वो नंबर बड़ा हो जाता है। इसको समझने के लिए यहाँ देखिए 0.265 है, फिर वो गया 0.26 तक, फिर 0.2 तक। तो आप सोच रहे होंगे कि डेसिमल के बाद ये नंबर जो है सबसे बड़ा है, तो मतलब ये संख्या सबसे बड़ी होगी। गलत, ऐसा नहीं होता। डेसिमल के बाद जितने डिजिट कम होते हैं वो नंबर उतना ही बड़ा होता है। ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा और ये सबसे छोटा। तो यहाँ देखिए ये सबसे छोटा, उसके बाद ये इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा और ये फिर सबसे बड़ा, मतलब हमने इसको आरोही क्रम में लिखा है। और माइनस में अगर कोई नंबर होता है तो वो जितना बड़ा होगा माइनस में उतना ही छोटा होगा। मतलब मैंने लिखा 0.24 और लगा दिया माइनस, और एक लिखा 0.12 और लगा दिया माइनस, तो ये वाला नंबर इस वाले नंबर से क्या है? बड़ा, क्योंकि जो जीरो के जितना पास होता है वो नंबर माइनस में उतना ही क्या होता है? बड़ा होता है। तो जीरो के पास पहले ये आता है, उसके बाद ये आता है, इसकी वजह से ये नंबर बड़ा और ये नंबर छोटा। और दूसरी चीज ये, किसी भी नंबर में मान लो कि दो नंबर लिखे हुए हैं, एक लिख दिया मैंने 1/6, एक लिख दिया मैंने 1/5। अब आपसे पूछे जाए कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, तो किसी भी नंबर में भाग देने वाला नंबर अगर जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ 6 जो है 5 से बड़ा है, तो मतलब ये जो नंबर है ये 1/5 से छोटा होगा। अगर मैंने लिखा 1/2 और लिखा 1/3, तो ये जो 3 है 2 से बड़ा है, तो ये नंबर पूरा 1/2 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। मतलब डिवाइड में नंबर जितना बड़ा होगा वो पूरा नंबर उतना ही छोटा होगा। इसलिए यहाँ पे देखो 1/6 छोटा, फिर 1/5 उससे बड़ा, 1/4 उससे बड़ा, 1/3 उससे बड़ा और 1/2 सबसे बड़ा। नेक्स्ट देखिए, यही बात इसमें लिखिए, किसी संख्या में डेसिमल के बाद जितने अंक बढ़ते हैं वह संख्या उतनी ही छोटी होती जाती है। फिर हमारा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम जो होता है वो आरोही क्रम का जस्ट उल्टा होता है। आरोही क्रम में हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, अवरोही क्रम में हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। वहां हमने लिखा था पहले 23 को, 34 को, 55 को, 64 को, 70 को, 87 को, 90 को, ये था हमारा आरोही क्रम। लेकिन अवरोही क्रम में अब क्या होगा? अवरोही क्रम में पहले आएगा सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। बाकी पॉइंट वाले नंबर में भी ऐसा ही होता है, पहले सबसे बड़ा नंबर आता है और लास्ट में सबसे छोटा। माइनस वाले नंबर में भी ऐसा ही होता है, पहले सबसे बड़ा नंबर फिर सबसे छोटा नंबर। और डिवाइड वाले नंबर में भी ऐसा ही होता है, पहले सबसे बड़ा नंबर फिर सबसे छोटा। तो आरोही में क्या होता है? छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, ये छोटा है ये बड़ा है। और अवरोही में क्या होता है? अवरोही में क्या होता है? बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, मतलब ये बड़ा है इससे इधर जा रहा है छोटे की तरफ, ऐसे जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है? प्लेस वैल्यू और 1 लाख में 5 जीरो, 10 लाख में 6 जीरो एंड करोड़ के अंदर 1 करोड़ के अंदर 7 जीरो आते हैं, 10 करोड़ के अंदर 8 जीरो, 100 करोड़ के अंदर 9 जीरो, 1000 करोड़ के अंदर 10 जीरो और 10,000 करोड़ के अंदर 11 जीरो होते हैं। ये चीजें आपको जब समझ में आएगी जब आप इस तरह के एमसीक्यू करोगे। मतलब आपको कोई भी नंबर दे दिया हो, कोई भी एक नंबर दे देंगे और आपसे पूछेंगे इसको 1000 में कन्वर्ट करो, या फिर आप इसको लाख में लिखो, या फिर आप इसको करोड़ वाले नंबर को लाख में लिखो, या लाख वाले को सैकड़ा में लिखो। तो ये सारी चीजें आप कब समझ में आएगी? जब आप एमसीक्यू करोगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको पहले स्थानीय मान बता देती हूँ, स्थानीय मान क्या होता है। देखिए यहाँ पे मान लो कि आपने एक नंबर लिया 874982 3,
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी नंबर इसमें से उठा लो। मान लो कि मैंने ये यहाँ लिखती हूँ, कोई भी एक नंबर आप उठा लो। देखिए आपने कोई भी एक नंबर उठा लिया, 874923, और मैं बात कर रही हूँ 4 के बारे में, और आपसे क्वेश्चन पूछे कि 4 का स्थानीय मान क्या है, तो आपको ये देखना है कि 4 के राइट में कितने डिजिट हैं, 4 के राइट में कितने अंक हैं। तो देखो 4 के राइट में 1 2 3, तो आपको क्या करना है, 4 के आगे 3 0 लगा देना है। तो ये 4000 क्या है, ये 4 का स्थानीय मान है। देखिए 4 का स्थानीय मान। अब मान लो आप ले लो 3 ले लो, ठीक है। 3 के राइट में देखो क्या कोई नंबर है, 3 के राइट में देखो क्या कोई नंबर है, नहीं। तो 3 खुद ही क्या है, स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान क्या है, 3। आप 8 ले लो, और 8 का स्थानीय मान अगर आपसे पूछे तो 8 के राइट में आपको देखने हैं कितने डिजिट हैं। तो देखिए 8 के राइट में 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। तो जितने डिजिट होते हैं, जितने अंक होते हैं, उतने जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो लग गए। तो ये किसका स्थानीय मान है, ये 8 का स्थानीय मान है। तो आपको अगर किसी भी नंबर में कोई एक डिजिट आपसे एक डिजिट के स्थानीय मान के मान एक डिजिट के स्थानीय मान के बारे में या प्लेस वैल्यू के बारे में पूछ लिया जाए, तो आपको ये चेक करना है कि उस नंबर के राइट में कितने डिजिट हैं, और जितने डिजिट होते हैं उतने ही आपको जीरो लगा देने हैं। वही क्या होता है, उस नंबर का स्थानीय मान होता है, प्लेस वैल्यू होती है। उसके बाद देखिए फिर होता है जातीय मान। जातीय मान का मतलब होता है कि सेम वह जिस नंबर के बारे में आपसे पूछे या जिस डिजिट के जातीय मान के बारे में आपसे पूछे, वही क्या होता है, जातीय मान होता है। जैसे वो नंबर था अभी हमारे पास 874983, अगर आपसे पूछे 9 का जातीय मान क्या है, तो 9 खुद है। 8 का जातीय मान कौन है, तो 8 खुद है। 7 का फेस वैल्यू क्या है, ये खुद है। 4 का फेस वैल्यू क्या है, ये खुद है। मतलब अगर आपसे जातीय मान पूछे, फेस वैल्यू पूछते हैं, तो वो खुद ही क्या होता है, जातीय मान होता है, फेस वैल्यू होती है, अदर कोई भी नंबर नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए विभाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। 2 के विभाजकता का नियम क्या होता है, यदि कोई भी संख्या दे रखी है और उसकी इकाई का अंक 2 से क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा है, 2 से पूरी तरह से कट रहा है, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। इसको बोलते हैं 2 के विभाजकता का नियम। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। यहाँ देखिए हमें एक नंबर दे रखा है, तो इस पूरे नंबर को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसका लास्ट वाला डिजिट देखना है, और उस लास्ट वाले डिजिट में देखना है क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो कंप्लीट नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। तो हमने इस नंबर में देखा कि लास्ट का डिजिट है 6 और ये 2 से डिवाइड होता है, तो आपको आगे कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा कंप्लीट नंबर के विभाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन होल नंबर डिविजिबल बाय 3। मतलब मान लो कि आपको कोई भी नंबर दे रखा है, और उस पूरे नंबर का जब आपने जो डिजिट है उसके उन पूरे नंबर के सभी अंकों का जब आपने योग किया, और योग करने के बाद ऐसा नंबर आया जो 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो वो टोटल नंबर भी क्या होगा, मतलब जो आपका नंबर दे रखा है वो भी 3 से डिवाइड होगा। देखिए कैसे, आपको नंबर दे रखा है 4566, आप सबसे पहले इन सबको प्लस कर लो, 4 + 5 + 6 + 6, 4 5 9 6 6 12, और 12 और 9 कितने हुए, 12 और 9 आपके हो गए 21, और 21 आपका पता है 3 से डिवाइड होता है। तो ये चीज़ कंफर्म हो गई कि ये जो नंबर है पूरा का पूरा 3 से भी डिवाइड होगा। यहाँ नीचे देखिए 5 6 1 3 9 आपको दे रखा है, 5 और 6 11, 11 1 12,
12 3 15 और 15 9 कितने हुए आपके? 15 और 9 आपके हो गई है 24। तो देखिए 24 जो है आपका 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये कंप्लीट नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा। इसे बोलते हैं 3 के विभाजकता का नियम। नेक्स्ट देखिए 4 के विभाजकता का नियम क्या होता है? कोई भी नंबर अगर आपको दे रखा है और उस नंबर के लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो तो पूरा का पूरा नंबर जो है आपका वो 4 से डिवाइड होगा। यहाँ हमें दे रखा है 4 5 6 8 4। यहाँ आपको दे रखा है 4 5 6 8 4। तो लास्ट वाले नंबर आपको देखना है क्या ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं? हाँ, ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये पूरा कंप्लीट नंबर भी आपका 4 से डिवाइड होगा। इसको पूरा कंप्लीट चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट को देखना है। अगर वो 2 डिजिट आपके 4 से डिवाइड होते हैं तो ये आपका कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखिए 5 के विभाजकता का नियम क्या होता है? ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में या तो 5 दे रखा हो, जिसके लास्ट का जो डिजिट है उसकी इकाई लास्ट वाला जो डिजिट है वो अगर आपको 0 दे रखा है या 5 दे रखा है तो वह कंप्लीट जो आपका नंबर होगा वो 5 से डिविजिबल होगा, डिवाइड होगा। ओके, यहाँ देखिए 3450 आपको दे रखा है, लास्ट में 0 है, तो आपको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये जो नंबर है ये 5 से कंप्लीट डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखिए 6 के विभाजकता का नियम। यदि दी गई संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो रही है तो 6 से भी विभाज्य होगी। मान लो कि आपको कोई नंबर दे रखा है और अगर आपसे पूछे कि ये 6 से विभाज्य होगा या नहीं होगा तो आपको क्या चेक करना है? आपको ये चेक करना है क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? आपने चेक किया, आपको पता चल गया हाँ डिवाइड हो रहा है। फिर आपने चेक किया क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? आपने चेक किया हाँ ये डिवाइड हो रहा है। तो आपको 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा ये चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर वो 2 या 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड हो। इसको कहते हैं 8 के विभाजकता का नियम। देखिए इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाय 8 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। यहाँ हमें दे रखा है 4 5 8 3 2। तो हमें लास्ट वाले डिजिट देखने हैं, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? हाँ ये 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32। तो ये 4 से 8 से डिवाइड हो रहा है, तो कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखिए 9 की विभाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, मतलब जैसा आपने 3 के विभाजकता का नियम देखा था, सबको ऐड करने पर अगर ऐसा नंबर आ रहा है जो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो सारा नंबर जो भी, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ ए नंबर इज 9 देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट देखिए 10 के विभाजकता का नियम। यदि किसी संख्या का लास्ट का नंबर 0 है तो वह टोटल जो आपकी संख्या है वो कंप्लीटली आपकी 10 से विभाज्य होगी। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10। जैसे 400 है, 400 के लास्ट में क्या है 0 है, तो ये क्या होगा 10 से डिवाइड होगा। और ये बताओ और किससे डिवाइड हो सकता है? ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 5 के विभाजकता का हमने नियम पढ़ा था। अगर लास्ट में 0 होता है या 5 होता है तो वो किससे डिवाइड हो सकता है? 5 से डिवाइड हो सकता है। इसके लास्ट में 0 है तो ये किससे 10 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए 11 के विभाजकता का नियम। हमने इतने जो विभाजकता के नियम पढ़े थे वो सारे इजी थे। थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूज करेगा तो वो है आपके 11 के विभाजकता का नियम, थोड़ा सा, क्योंकि ये सबसे हटके है, अलग है, तो इसको अच्छे से हम समझते हैं। यदि किसी संख्या में सम स्थान का योग, सम स्थान क्या होते हैं आपको अभी बताया जाएगा, और विषम स्थानों का हम योग करें और उन दोनों का योग का अंतर 0 आता है या कोई ऐसा नंबर आता है जो 11 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। If even place of a number are sum and odd place of a number are sum and different between 0 or multiple of 11, then whole number divisible by 11। देखिए हमें मान लो कि हमें नंबर दे रखा है 5 6 7 4 3 5।
सम का मतलब होता है कि हमें एक एक नंबर छोड़कर उसको ऐड करना है। हमने देखो ये ले लिया 5 ले लिया, फिर 7 लिया, फिर 3 लिया, 5 7 3, इनको लिख दो एक साइड 5 7 3, फिर बराबर, फिर बचे हुए नंबर क्या है 6 4 5, इनको लिख दो दूसरी साइड 6 4 5, इनको जोड़ने पर क्या आया, इनको जोड़ने पर 15 आया, और इनको जोड़ने पे क्या आया 15 आया। अभी इसने ये बोला है कि अगर ये दोनों का अंतर देखो 0 आ रहा है ना, इधर भी 15, मतलब हमने एक एक नंबर छोड़ के जब ऐड किया तब इधर 15, फिर बाकी जो नंबर छोड़े हुए थे उनको ऐड किया तो 15, मतलब दोनों का अंतर अगर 0 आ रहा है तो ये जो नंबर है ये 11 से क्या होगा, डिवाइड होगा। पहली तो कंडीशन ये आ गई। अब दूसरी कंडीशन देखो क्या आई है। दूसरी कंडीशन ये जैसे 6 5 0 3 1 9 है, इसमें भी हम यही चीज लागू करते हैं। 6 0 और 1, इनको मैंने एक साइड में प्लस कर दिया, दूसरी साइड में 5 3 और 9, 5 3 और 9, 6 और 1 कितना हो गया 7, 5 3 9 कितना हो गया 17। अब 17 में से अगर 7 को हमने माइनस किया तो कितने आए 11, और 11 से 11 क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, मतलब ये कंप्लीट नंबर भी क्या होगा 11 से डिवाइड होगा। मतलब जब हम इस तरह से प्लस करते हैं, एक नंबर छोड़ के एक नंबर, एक दोनों साइड प्लस करते हैं, तो उन दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर उन दोनों का अंतर ऐसा कोई नंबर आना चाहिए जो 11 से क्या हो जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तब तो वो संख्या क्या होगी 11 से डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी। नेक्स्ट, कोई भी नंबर हमें दे रखा है और हमसे अगर ये पूछे कि गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो किसी में पूछा जाता है कुल गुणनखंडों की संख्या, तो किसी में पूछा जाता है सम गुणनखंडों की संख्या, तो किसी में पूछा जाता है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे हम निकालना सीखेंगे कि अगर कोई नंबर हमें दे रखा है तो उसका गुणनखंड करने के बाद उसमें नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे। देखिए हमें जैसे 4 5 6 दे रखा है और हमने सबसे पहले इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड हम कैसे करते हैं, सबसे पहले छोटे वाले नंबर से डिवाइड करके देखते हैं क्या ये पूरी तरह से कट हो रहा है क्या। तो हमने सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 2 में 4 कितने टाइम आता है, 2 बार आता है। 2 में 5 नहीं आता, लेकिन 2 में क्या आता है 4 आता है, और वो कितनी बार आता है, 2 बार आता है। ये 5 था लेकिन हमने इसमें सिर्फ 4 काम में लिया, तो 1 किसके पास चला गया, 6 के पास। अब 6 क्या बन गया, 16 बन गया। 2 में जब 16 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। क्या अब इसमें 2 का भाग और जा सकता है, हाँ जा सकता है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब 2 का और जा सकता है क्या, हाँ जा सकता है। 2 पंजे 10 और 2 सतह 14। अब किसका भाग जाएगा इसके अंदर, अब इसमें जाएगा, हमारे पास 57 आया है तो इसमें किसका जाएगा, 3 का भाग। 3 एकम 3, 3 नाम 27। 19 में किसी का भी भाग नहीं जाता। 19 कैसा है, एक अभाज्य संख्या है जिसमें या तो एक का भाग जाता है या फिर उसका खुद का भाग जाता है, तो हम इसमें देंगे इसका खुद का भाग। तो हमारे पास क्या क्या नंबर आए हैं, गुणनखंड कौन कौन से आए हैं, 2 2 2 3 और 19। तो हमने क्या किया, इनको यहाँ लिख दिया। देखिए 2 का क्यू मतलब 2 हमारे पास 3 बार आए, इसलिए हमने 2 और ऊपर 3 घात लगा दी। फिर 3 के ऊपर 1 घात लगाई हमने, और 19 के ऊपर 1, कि 19 कितनी बार आया, 1 बार। 3 कितनी बार आया, 1 बार। 2 कितनी बार आया, 3 बार। अब हमें इसमें निकालना है कुल गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए जब कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो जो ये ऊपर घात होती है सब में हम एक एक का प्लस करके आपस में गुणा कर देंगे। तो पहले 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो 3 और 1 4, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो कुल गुणनखंडों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 16। अब अगर हमसे पूछे कि सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए उसके लिए हम वापस से उसको लिखते हैं 2 3 मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई 19 1। तो अगर हमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो सम के ऊपर जो घात है हम उसको लिखेंगे, सम के ऊपर घात है 3 क्योंकि ये सम है। उसके बाद जो विषम वाले नंबर हैं उनके ऊपर जो घात है उसमें हम एक एक प्लस कर देंगे। तो हमने दोनों के में एक एक प्लस कर दिया।
तो अब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 2 ज़ा 6, 6 2 दा 12। ये हमारे पास आ गई सम गुणनखंडों की संख्या। ऐसे अगर आपको विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो आप कुल गुणनखंडों की संख्या में से 16 में से 12 को माइनस करोगे तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। वापस 2 3 मल्टीप्लाई 3 1 19, 1 आपने लिखा। अगर आपसे पूछे विषम गुणनखंडों की संख्या तो आपको सम वाले को बिल्कुल नहीं लेना है। आपको बस विषम के ऊपर जो घात है उनमें एक एक को प्लस कर देना है। मैंने दोनों में एक एक प्लस कर दिया है, इसका भी 2 इसका भी 2 और आंसर आ गया 4। इसी तरीके से आप किसी भी नंबर में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, कुल, सम और विषम। अगर किसी भी का भी सम आपसे पूछे तो आप निकाल सकते हो। यहाँ देखिए एक नंबर दे रखा है और उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रखा है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकाल रखा है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकाल रखा है। इसको आप समझ सकते हैं। हमें एक नंबर दे रखा है 2700 और उसका गुणनखंड दे रखा है और उसके बाद उसमें कुल गुणनखंडों की संख्या सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल रखी। नेक्स्ट देखिए, अगर नेक्स्ट हमारा है अंकों को शब्दों में बदलना, नंबर चेंज इन वर्ड। अगर आपको कोई भी अंक दे रखा है और आपको उसको शब्दों में चेंज करना है तो सबसे पहले आप इस नंबर के लास्ट जो डिजिट है वहाँ से स्टार्ट कीजिए काउंट करना। काउंट कैसे करते हैं, जो हमारा लास्ट वाला नंबर होता है, जैसे ये 4 है, 5 है, 7, ये 6 7 8, ठीक है। तो लास्ट वाला नंबर हो गया इकाई, उसके बाद वाला दहाई, फिर ये सैकड़ा, उसके बाद हज़ार और उसके बाद हो जाएगा 10,000। जब इकाई बोला जाता है तो 1 से गुणा होता है, दहाई का मतलब 10 से गुणा होता है, सैकड़ा का मतलब 100 से गुणा, हज़ार का मतलब 3 जीरो जो होते हैं 1000 उससे गुणा, और 10,000 का मतलब होता है 4 जीरो से गुणा। तो यहाँ आप कैसे इसको शब्दों में लिख पाओगे वो देखिए। अगर हमें 10,000 दे रखा है, मान लो 10,000 काउंट में आ रहा है लास्ट में, यहाँ पे 10,000 काउंट में आ रहा है, या 10 लाख आ रहा है, या फिर 10 करोड़ आ रहा है। अगर कभी भी इस तरह के लास्ट में आता है, जैसे जैसे आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हो, लास्ट में 10,000 आता है या फिर 10 लाख आता है या 10 करोड़ आता है, तो हमेशा आपको 2 डिजिट एक साथ काउंट करने हैं। ओके, तो यहाँ देखो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 10,000 आया तो आपको यहाँ पे 2 डिजिट एक साथ लेने हैं, मतलब 45 आपने लिया तो आपने लिख दिया 45। उसके बाद आपको ये देखना है कि 45 के बाद कितने डिजिट हैं। 45 के बाद राइट में 3 डिजिट हैं और उन 3 डिजिट हैं तो वहाँ लगेंगे 3 ज़ीरो। 3 जीरो किस में लगते हैं, 3 जीरो लगते हैं हज़ार में, तो हमने लिख दिया 1000। उसके बाद जो जस्ट वो नंबर है सिंगल हो, उस सिंगल नंबर को ही आपको लिखना है। यहाँ सिंगल नंबर है 6 तो हमने लिख दिया 6। उसके बाद 6 के बाद आपको ये देखना है कि राइट में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 7 और 8। तो 2 डिजिट के लिए 2 जीरो और 2 जीरो किस में आते हैं, 100 में आते हैं, और लास्ट में जो भी नंबर बच रहा है उसको लिख दिया आपने 78। ऐसे ही यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, और जब सिर्फ लाख आता है तो हमें एक सिंगल ही नंबर लेना होता है। जब लाख आ रहा है तो सिर्फ एक सिंगल डिजिट आपको लेना है। तो हमने सबसे पहले ले लिया 6। 6 के बाद आ रहा है लाख, लाख आ रहा है, क्यों, देखिए 6 के बाद आपको देखना है कि राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 5, और 5 डिजिट हैं तो कितने ज़ीरो लगेंगे, 5। तो 5 जीरो किस में लगते हैं, लाख में, तो हमने लिख दिया लाख। उसके बाद आपको 58 लेना है। 2 डिजिट क्यों लेने हैं, क्योंकि जैसे ही हम 5 पे पहुँचे 10,000 आया, और जब भी 10,000 आता है, 10 लाख आता है, 10 करोड़ आता है, 10 करोड़ आता है तो आपको क्या करना है, 2 डिजिट लेने। तो यहाँ आपने 2 डिजिट ले लिए 58।
58 ले लिए। 58 के बाद आपको देखना है कितने डिजिट आ रहे हैं राइट में, 3 डिजिट आ रहे हैं। 3 डिजिट हैं तो कितने ज़ीरो, 3 ज़ीरो। 3 ज़ीरो किस में आते हैं, हज़ार में, तो आपने लिख दिया हज़ार। हज़ार के बाद आपको क्या लिखना है, जस्ट जो आ रहा है वही लिख दो, 9 लिख दिया। 9 के बाद आपको देखना है कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। 2 डिजिट के कितने ज़ीरो आते हैं, 2। 2 ज़ीरो किस में आते हैं, 100 में, तो यहाँ लिख दिया 100। और लास्ट में जो भी नंबर बचता है उसको लिख दिया 32। इस तरीके से आप अंकों को शब्दों में लिख सकते हो। और जब आपको शब्दों में नंबर दे रखा है और उसको अंकों में चेंज करना है, जब आपको शब्दों में कोई नंबर दे रखा है तो उसको अंकों में कैसे चेंज करोगे, जैसे जैसे आपको शब्दों में ये लिखा हुआ है वैसे वैसे आपको करना है। देखो कैसे, यहाँ लिखा है 5 तो आपको लिख देना है 5। उसके बाद लिखा है लाख, तो लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद इसने लिखा है 55 तो आपको लिख देना है, प्लस लगा दो और आपने लिख दिया 55। 55 लिखने के बाद इसने क्या बोला है, हज़ार, और हज़ार में कितने ज़ीरो होते हैं, 3, 1 2 3। उसके बाद इसने बोला है 8 तो आप लिख दो 8। और उसने क्या बोला है 100, 100 में कितने ज़ीरो होते हैं, 2, 2 ज़ीरो लगा दिए। और लास्ट में कितने आते हैं, 50, ये 50 लिख दिया। अब इन सबको जोड़ लो, सबको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से शब्दों में अगर कोई नंबर दे रखा है तो आप अंकों में उसे चेंज कर सकते हो, और अंकों में दे रखा है तो शब्दों में। तो आज हमारी ये जो नंबर सिस्टम की क्लास है ये कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी नंबर सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू लेके आएंगे, जिसको इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम सॉल्व करेंगे। और वो आपके लिए बहुत ही इजी वे में होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने अगर इस वीडियो को अच्छे से बिना स्किप करके देखा है तो आपको एक एक चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, किसी चीज़ को लेकर या किसी टॉपिक में कन्फ्यूज़न है, तो आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगी। और आप इसी तरीके से मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको पर डे आपके मैथ से रिलेटेड हर क्लास मिलेगी विद एमसीक्यू के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।